दोस्तों गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो लोग जिस समय वीडियो देख रहे हैं उनको हमारे तरफ से विशेष उसी समय के अनुसार काइंडली आप लोग ले लें। चलिए, तो आज का जो लेक्चर है उसको हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है आप लोग देख ही पा रहे होंगे। ये टॉपिक बेसिकली पेल्टन टरबाइन या पेल्टन व्हील टरबाइन इसी के ऊपर है। आज का ये जो लेक्चर है शायद ये एक दिन में कंप्लीट ना हो पाए। कारण ऐसा है कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाया जाए, मैक्सिमम हाफ एन आवर। कोशिश तो ये रहेगी 15 या 20 मिनट का, लेकिन संभव नहीं हो पाएगा। 1 घंटे का मैक्सिमम बनाएं, थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है तो काइंडली आप लोग उसको टॉलरेट कीजिएगा। और हो सकता है 1 2 3 जो भी है, अंदाज़ा तो हम नहीं लगा पाए हैं, उतने सीरीज़ में ये बनेगा। इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक का सारा टॉपिक कवर किया जाएगा, इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आए हैं, जैसे गेट हो गया, आईईएस हो गया, और भी अलग अलग एग्जामिनेशंस में जो आए हैं। कुछ यूनिवर्सिटी टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग शामिल करेंगे जो जनरली पूछा जाता है। यानी कुल मिला के बात ऐसा है कि कोशिश हमारी ये रहेगी कि ज़ीरो से हीरो बनने का आप लोगों को बना दिया जाए। और अगर इनफैक्ट उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आपके साथ आता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में वीडियो के आप लोग देख सकते हैं, मिल जाएगा। वहाँ टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मेल आईडी भी है, माध्यम बहुत सारे हैं, आप लोग चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कुछ ना भी मिले तो वीडियो के नीचे सिर्फ और सिर्फ कमेंट आप लोग कर दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अकॉर्डिंगली आपस में एक दूसरे हम लोग आपस में कांटेक्ट कर लेंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि कोई भी डाउट आपका खाली नहीं रहना चाहिए, सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरी बात कि हमारा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा अलग है यूजुअल वे से। ये ऐसा है कि आप लोग को शुरुआत में कुछ माइंड मैप्स नोट्स दिया जाएगा। बेसिकली वो उसको माइक्रो नोट्स कहिए या शॉर्ट नोट्स कहिए। वो नोट्स ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो भी उस पर्टिकुलर टॉपिक्स के होते हैं वो कवर करता है। वो आप लोग को अभी दिखाएंगे हम, या शायद आप लोग वीडियो के थंबनेल्स में देख चुके होंगे। कोशिश यही करेंगे कि उसके वीडियो के थंबनेल्स में वो डाल दे ताकि आप लोग को सुविधा हो चीज़ों को समझने में। वो सिर्फ और सिर्फ 1 पेज का आपका नोट्स होता है, वो 1 पेज में कंडेंस नोट्स होता है। उसको पढ़ना भी बताएंगे हम लोग, लेकिन इस वीडियो में वो संभव नहीं हो पाएगा, बाद के वीडियो में। यानी अगर सिर्फ आप वो 1 पेज अगर अच्छे से आप लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका सारा का सारा डाउट्स उस पर्टिकुलर टॉपिक का 80 to 90% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 10% की गारंटी हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप किस तरीके से रिवाइज कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जिसको कि इनकॉर्पोरेट करना होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट हम लोग करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को। जैसा आप लोग देख रहे हैं, मेरा नाम दयाशंकर है और मैंने फ्लूइड और थर्मल इंजीनियरिंग में पीएचडी किया है आईआईटी गुवाहाटी से। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही आता है। और पिछले तकरीबन 10 सालों से, 10 से भी ज़्यादा ही हो गया होगा शायद, बच्चों को पढ़ा रहे हैं या सिखा रहे हैं, जो भी कह लीजिए आप। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन हमारे बारे में, ज़्यादा अपने बारे में क्या बताएं, कुछ है ही नहीं बताने को। आगे बढ़ते हैं। तो अभी ऐसा करते हैं कि शुरू से शुरू करते हैं, है क्या। तो देखिए, एक्चुअली जो फ्लूइड मशीन डिवाइसेस जो होते हैं, पहले ये समझते हैं कि ये बेसिकली हैं क्या। तो फ्लूइड मशीन डिवाइसेस बेसिकली क्या करता है कि फ्लूइड जो एनर्जी फ्लूइड में होता है उसको डायरेक्टली कन्वर्ट करता है आपका मैकेनिकल एनर्जी में। अब फ्लूइड में किस तरह का एनर्जी होता है, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, फ्लूइड एनर्जी। ये बेसिकली 3 तरह का एनर्जी कंसिस्ट करता है। ये कौन कौन सा, तो पहला होता है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरा इंटरमॉलिक्यूलर
एनर्जी, ये 3 तरह का एनर्जी कंसिस्ट किए हुए रहता है। ध्यान से समझिएगा, कुछ ऐसे टर्म्स को हम यूज़ करेंगे जो कि यूजुअली आपको बुक्स में मिलने वाले नहीं हैं, वो आपको समझाने के लिए यूज़ किया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि उसको ढूंढना चालू कर दीजिए कि कहाँ ये तो सर मिल ही नहीं रहा है, कहीं तो था ही नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जिसको कि हम लोग यूज़ करेंगे सिर्फ समझने के लिए, आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए इसके लिए हम उस चीज़ को यूज़ करेंगे, तो ध्यान रखिएगा उसको, अदरवाइज़ मत लीजिएगा। दूसरी बात है, अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो क्लियर कर लीजिएगा उसको। चलिए, तो ये फ्लूइड एनर्जी बेसिकली 3 तरीके यानी 3 एनर्जी को अपने अंदर रखता है, काइनेटिक, पोटेंशियल और इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी। अब ये बेसिकली ट्रांसफ़र होता है आपका मैकेनिकल एनर्जी में, कन्वर्ट होता है, ट्रांसफ़र होता है कह लीजिए उसको। और मैकेनिकल एनर्जी कैसे समझेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी में वो ट्रांसफ़र हुआ है? तो मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली ये जो फिगर आप लोग देख रहे होंगे, ये जो मोटा सा ये लंबा एक रॉड टाइप का स्ट्रक्चर है जो इसके बीचों बीच लगा हुआ है ना, इसको शाफ्ट बोलते हैं। आप लोग खैर मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह डिपार्टमेंट से होंगे, आप लोग को पता होगा, ये कॉमन सेंस है। बीचों बीच जो इसके पर्टिकुलर पॉइंट्स एक्सेली जो बाहर की ओर निकला हुआ है, जैसे ये व्हील रोटेट करेगा, ये इसके साथ साथ ये भी रोटेट करेगा आपका, तो इसको हम लोग शाफ्ट बोलते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी जनरली शाफ्ट के रोटेशन से ही उसको हम लोग रिलेट करते हैं। तो अगर ये एनर्जी काइनेटिक, पोटेंशियल, इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी मैकेनिकल यानी कि फ्लूइड एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और मैकेनिकल एनर्जी कैसे समझेंगे ये कन्वर्ट हो गया? तो शाफ्ट के रोटेशन के साथ हम लोग समझते हैं कि ये मैकेनिकल एनर्जी है आपका, यानी यहाँ पे लिखते हैं शाफ्ट रोटेशन, तो हम लोग समझेंगे। अच्छा, अब 2 तरह का चीज़ है जी, इसमें 2 तरीके का चीज़ क्या है तो समझिए। एक तो ऐसे हम लोग इसको एरो बना देता कि आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो एक तो ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला चीज़ है उसको समझिए, वो है यानी कोई ऐसा डिवाइस जिसकी मदद से हम लोग फ्लूइड एनर्जी को कन्वर्ट कर दें मैकेनिकल एनर्जी में, यानी काइनेटिक, पोटेंशियल और इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी जो है, इनके कॉम्बिनेशंस को यानी या फिर 1, 2 या फिर तीनों को किसी तरीके से कन्वर्ट कर दें हम शाफ्ट को रोटेट कराने में, तो ऐसे डिवाइस को हम लोग कहते हैं टरबाइन। क्लियर? और इसका जो उल्टा है, यानी कि शाफ्ट के रोटेशन के द्वारा अगर हम लोग उस एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे फिर से काइनेटिक, पोटेंशियल, इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी या कोई 1, 2 या 3 के कॉम्बिनेशन में, तो उसको हम लोग कहते हैं पंप। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक सा डेफिनेशन है आप लोगों का टरबाइन और पंप के बीच का। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ वही पॉइंट लिखा हुआ है, फिर से पॉइंट वाइज हम लोग जाते हैं, देखते हैं क्या है भाई। तो अ फ्लूइड मशीन is a device which convert the energy stored by the fluid into the mechanical energy और वाइस वर्सा। यानी ये बेसिकली इस डेफिनेशन के अनुसार ये और ये दोनों क्या हो गया, तो फ्लूइड मशीनरी हो गया आपका। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड बाय द फ्लूइड मास अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ, अभी अभी किसके बारे में चर्चा की हम लोग, पोटेंशियल के फॉर्म में रहेगा, काइनेटिक के फॉर्म में रहेगा और इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी के फॉर्म में रहता है। ये 3 फॉर्म में रहेगा। चलिए इसको हाईलाइटर यूज़ करते हैं भाई, हाईलाइटर से ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ओके, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर, ये 3, अरे यार, ये 3 बेसिकली फॉर्म का जो एनर्जी है वो फ्लूइड एनर्जी में होता है, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका। अगर किसी जिस डिवाइस के अंतर्गत ये कन्वर्ट होता है उसको हम लोग टरबाइन कहेंगे। बाय द वे, यहाँ फ्लूइड मास में ये 3 फॉर्म का एनर्जी रहता है। मैकेनिकल एनर्जी के फिर वही कंसेप्ट क्या है, यूजुअली ट्रांसमिटेड बाय किसके द्वारा, तो रोटेटिंग शाफ्ट के द्वारा ऐसा होता है। ठीक है, आगे, द डिवाइस इन विच काइनेटिक पोटेंशियल और इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी हेल्ड बाय द फ्लूइड इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ रोटेटिंग मेंबर इज नोन एज, यही अभी हम लोग पढ़े हैं, दिस इज नोन एज टरबाइन। बात वही है, इतना लंबा चौड़ा शब्दों में लिखा हुआ है। सीधी सी बात है भाई कि अगर फ्लूइड एनर्जी यानी ये 3 फॉर्म का एनर्जी किसी डिवाइस के साथ कोई ऐसा चीज़ बना दे जिससे कि कन्वर्ट हो जाए आपका इस फॉर्म में, यानी शाफ्ट को रोटेट करा दे, यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे टरबाइन। आगे बढ़ते हैं।
अब जो अगला बात है वो ये है कि जितने भी प्रैक्टिकल पर्पसेस होते हैं आपके, चलिए पेन ले लो भाई यहाँ पे, नहीं तो गड़बड़ होगा। ओके, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस लिक्विड used by the turbine producing power is water, therefore terms as वाटर टर्बाइन और हाइड्रोलिक टर्बाइन। बेसिक बात यही है कि वर्किंग फ्लूइड हम लोग जनरली जितने भी प्रैक्टिकल पर्पसेस है यहाँ पे जो पढ़ेंगे वहाँ पे हम लिक्विड को ही, लिक्विड में भी वाटर को ही लेंगे, इसीलिए इन टर्बाइंस का नाम या तो वाटर टर्बाइन होगा या फिर हाइड्रोलिक टर्बाइन होगा। ऐसे एक बात समझ लीजिए कि जो भी प्रैक्टिकल फ्लूइड जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके नाम पर टरबाइन हो जाता है। अगर लिक्विड की जगह पे यहाँ वाटर लें तो वाटर टरबाइन कहलाएगा और हाइड्रोलिक टरबाइन कहलाएगा। लेकिन अगर हम लोग गैस यूज़ करें उसके जगह पे तो उस टरबाइन का नाम कहेंगे गैस टरबाइन। एयर यूज़ करते हैं तो एयर टरबाइन होगा, स्टीम यूज़ करें तो स्टीम टरबाइन होगा, वगैरह वगैरह। नाम इसी पे डिपेंड होता है जो वर्किंग फ्लूइड इस्तेमाल किया जाता है। होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो टरबाइन है बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ओके, पहला है इम्पल्स टरबाइन और दूसरा है रिएक्शन टरबाइन। अब ये दोनों है क्या भाई? रिएक्शन टरबाइन के बारे में अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, अगले क्लास में या अगला लेक्चर है उसमें आप लोग देख लीजिएगा, इस पर भी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। तो आया बात इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन में अब होता क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे का बैकग्राउंड हम लोग लेते हैं, थोड़ा चर्चा करेंगे पीछे। अब ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि हमारे पास एक पाइप है जी, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ से वाटर को हम लोग फ्लो करा दिए हैं, सपोज कीजिए ये है 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड से, ठीक है। ये डिस्चार्ज है इसका। होपफुली अगर कहीं से लीकेज ना हो, अगर लीकेज होगा तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ से लीक करके निकल गया 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो यहाँ बच के आएगा कितना, 9 मीटर क्यूब पर सेकेंड। लेकिन अगर लीकेज ना हो तो क्या होगा, लीकेज ना हो, नीचे बना देते हैं पिक्चर, देखिए ये हो गया 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर कहीं लीक ना हो, सीधा सीधी जाए तो यहाँ से भी कितना निकलेगा, 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड ही निकलेगा। यानी अगर इसको हम लोग कहें दिस इज Q1, Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एंड दिस इज Q2, तो क्या कहेंगे जनरली इस केस में आपका अगर फ्लो हो रहा है तो Q1 इज इक्वल्स टू Q2। इसी को जनरली हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी कहते हैं, वैसे मास के टर्म्स में यूज़ किया जाता है, बट रफली हम लोग डिस्चार्ज के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल्स टू Q2। अगर फ्लूइड सेम इस्तेमाल किया जा रहा है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेम का मतलब अगर हम लोग यहाँ से पानी डालेंगे तो यहाँ से घी थोड़ी जो निकलेगा जी, पानी ही निकलेगा। डेफिनेट बात है, अगर यहाँ से पानी डालिएगा तो पेट्रोल नहीं निकलेगा, यानी कि फ्लूइड आपका सेम है, चेंज कहीं नहीं कर रहा है। इसका मतलब डेंसिटी भी दोनों का सेम है, ठीक है। तो हम लोग Q1 इज इक्वल्स टू Q2 लिखते हैं। अब Q का मतलब क्या हो गया, Q का मतलब है ये हुआ कि मान लीजिए यहाँ का एरिया अगर A1 है और यहाँ पे वेलोसिटी अगर V1 है, यहाँ एरिया अगर A2 है और वेलोसिटी V2 है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट को, Q1 को हम लोग लिखेंगे A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। अब डिपेंडिंग अपॉन एरिया कैसा होता है वेलोसिटी वैसा चेंज कर जाएगा जी। मतलब ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए कुछ इस तरह का आपका फ्लो का स्ट्रक्चर हो, इसको जनरली नोजल कहा जाता है वैसे। अब समझिए यहाँ का एरिया A1 है या और यहाँ का वेलोसिटी है V1, इस पर्टिकुलर पार्ट का एरिया है A2, वेलोसिटी है V2। आप ध्यान रखिए कि A1 ग्रेटर देन A2 है जी। कैसा लिखेंगे इसका कंटिन्यूटी इक्वेशन, या Q1 इज इक्वल टू Q2, तो लिखेंगे हम लोग A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। क्लियर। अब अभी आप हमको वेलोसिटी का रिलेशन जी निकालना है। आप एक बात समझ गए, मान लीजिए हमको निकालना है V2 इज इक्वल्स टू क्या होगा इस रिलेशन से, तो V2 होगा A2 बाई A1 इंटू V1। अब आप बताइए V2 ज़्यादा होगा कि कम होगा, तो ये डिपेंड करेगा A2 और A2 बाई A1 के रेशियो का। A2 क्या है, तो A2 कम है भैया, यहाँ देख लीजिए ये कम है, और A1 क्या है, A1 ज़्यादा है। और अगर A1 ज़्यादा होगा A2 से, यानी A2 कम होगा, इसका मतलब क्या हो गया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो V1 V2 के रेशियो अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा जी। अब क्या हो सकता है तो आप समझिए, देखिए हमको लग रहा है यहाँ उल्टा हम लोग लिख दिए हैं, इसीलिए एक सेकंड इसको मिटाने दीजिए। देखिए
कभी कभी गड़बड़ी हो जाता है। तो V2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, A1 बाई A2 और इनवर्स V1। ओके, अब चलिए, तो V2 क्या होगा, V2 ज़्यादा होगा कि कम होगा, कैसे डिपेंड करेगा? तो देखिए, तो A1 क्या है, तो A1 ज़्यादा है, ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन किसके होगा, V2 के प्रोपोर्शन होगा। ये ज़्यादा है तो ये पूरा का पूरा टर्म भी आपका ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा इंटू समथिंग जो कि मान लीजिए कांस्टेंट है, इसका मतलब ज़्यादा हुआ। कुल मिला के बात ये हुआ कि अगर एरिया को आप बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी वहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए, ये इसका मतलब ये हुआ कि एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, यानी एरिया इज प्रोपोर्शनल टू, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू भी है। अब ये नहीं लिख रहे, समझ लीजिएगा कांस्टेंट बाई भी होता है, फिर कांस्टेंट हटाइएगा तो प्रोपोर्शन साइन आ जाएगा। इसका मतलब यही हुआ कि अगर आप इसको बढ़ाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी उल्टा होगा। लेकिन अगर डायरेक्ट में क्या होता तो भी ऊपर में रहता, यानी ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो समझ लीजिए ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, इसका मतलब जहाँ पे एरिया आपका घट गया वहाँ वेलोसिटी आपका बढ़ जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक एरिया आपका क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा जी, बढ़ जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो सीधा सा बात आप समझ लीजिए, इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है, इस तरह का नोजल होता है, यहाँ से वेलोसिटी मान लीजिए V1 हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी V2 हो गया, यहाँ का वेलोसिटी कम, यहाँ का वेलोसिटी ज़्यादा, इसका मतलब V2 बढ़ गया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और जैसे ही V2 बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो हाफ mv², 2 का रख देते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी भी आपका बढ़ गया। बात समझे? यानी कुल मिला के कॉन्सेप्ट हमारा कुछ ऐसा हो गया, समझिए, एरिया घटा, वेलोसिटी बढ़ा और काइनेटिक एनर्जी भी आपका बढ़ा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अच्छा ये एरिया, ये जो काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ रहा है वो किसके बेसिस पर बढ़ रहा है, कोई एनर्जी तो होगा ना कि जो कि कन्वर्ट हो रहा होगा, आ रहा होगा, जा रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग सारे लोग समझदार हैं, आप लोग एक पढ़े होंगे, एक लॉ है जी, हमारे बर्नौलिस बाबा दिए थे, वो लॉ क्या कहता है, वो कहता है कि फ्लो एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कर दीजिए जी, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी कर दीजिए, ये सारा का सारा कांस्टेंट हो जाता है। अभी पोटेंशियल का तो बात आने जाने दीजिए, क्योंकि ये सेम लेवल पे होता है जी। हमारे पास ये दो एनर्जी है, ठीक है, फ्लो एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, बेसिकली इसको प्रेशर एनर्जी कहिए, फ्लो से अभी लेना देना कुछ थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। तो P/ρg है, यानी प्रेशर एनर्जी कहिए, तो फिर कन्फ्यूजन आएगा। तो प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को अभी हटाते हैं हम लोग साइड में, क्यों, क्योंकि ये जो टरबाइन है तो सिस्टम आपका सेम लेवल पे ही है, इसको हटा देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, वैसे बहुत कम इफेक्ट करता है जी। तो ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी ही कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी के अंतर्गत, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं इम्पल्सिव टरबाइन में ये इतना जो गोल गोल बातें हुई हैं घुमा फिरा के सारा, इसका कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि प्रेशर एनर्जी ऑफ द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। ओके, कहाँ पे भाई, तो जब ये पास करता है नोजल से, क्लियर, और ये जब नोजल से पास करेगा तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी उसका बढ़ जाता है। सारा कहानी हम लोग यहाँ देख चुके हैं जी, कुछ देखने को बाकी रहा नहीं अभी। यानी एरिया घटा, वेलोसिटी बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, किसके चलते बढ़ा पूछेगा तो सीधी सी बात है कि भाई प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट हो गया है काइनेटिक में। इस इक्वेशन को याद रखिएगा, बहुत चमत्कारी इक्वेशन है जी ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आशा है क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर होगा तो कमेंट कर कर के इस वीडियो के नीचे भर दीजिए। आप लोग फिर से बनाएंगे वीडियो, फिर से समझाएंगे। वैसे हम तो समझ गए, आशा करते हैं आप लोग भी समझ गए होंगे, नहीं होगा तो फिर से एक बार मिला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये जो हमारा है ये शॉर्ट नोट्स है जो क्रिएट किए हैं, जाहिर सी बात है हम ही क्रिएट किए होंगे, इसलिए अपना नाम लिख दिए यहाँ, इम्पल्स टरबाइन। ओके, अब इम्पल्स टरबाइन को इसको हम लोग कितने सेगमेंट्स में, सब सेक्शन में बांट दिए हैं जी। तो ये कुल मिला के 5 सब सेगमेंट्स में बांटा हुआ है, ठीक है। अब बेसिक इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है जी, समझिए, प्रेशर एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एंड
फॉर्म्स द हाई वेलोसिटी ऑफ जेट, यानी वही बात है जो अभी कहानी हम लोग रिपीट किए हैं पिछले स्लाइड में, यानी वही कन्वर्ट होता है। इम्पल्स टरबाइन का बेसिक डेफिनेशन है, और इम्पल्स टरबाइन ही बेसिकली पेल्टन व्हील टरबाइन एक पार्ट है इम्पल्स का आपका। कैसा होता है भाई, तो ये टेंजेंशियल फ्लो होता है। टेंजेंशियल फ्लो क्यों होता है, तो इसलिए होता है कि देखिए यहाँ पे ये जो फ्लो है ना, इस पूरे व्हील के टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को टेंजेंशियल डायरेक्शन कहा जाता है। देखिए ये टेंजेंशियल डायरेक्शन पे ही यहाँ पे ये मतलब पानी फ्लो कर रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है हम लोग टेंजेंशियल फ्लो। ठीक है, टेंजेंशियल फ्लो ये टरबाइन है। आगे और इसमें डिटेल में हम लोग जाएंगे। अच्छा, वे एक ये वेलोसिटी ट्रायंगल है। अगर आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ गए, जो कि हम समझाने की भरपूर कोशिश करेंगे, तो आपसे एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है जी। ठीक है, शर्त लगा लीजिए। हाँ, आपकी मर्जी, अगर आप चाहें छोड़ के आने के लिए तो अलग बात है। एनीवे, ये फॉर्मूला टॉर्क का कुछ रिलेशन है, फिर यहाँ कुछ और रिलेशन है, वो आगे हम लोग धीरे धीरे जाएंगे, तो इसको भी हम लोग एक्सप्लेन करते जाएंगे कैसा होता है। बाय द वे, वर्क डन बिल्कुल दो तरीके से होता है, देख लीजिए। पहला होगा बाय द जेट ऑन द रनर पर सेकेंड, इतना रिलेशन इसका आता है, ये पर्टिकुलर वैल्यू कह लीजिए या फॉर्मूला कह लीजिए, उसका वही है। पर वाटर पर यूनिट वेट ऑफ द वाटर स्ट्राइकिंग, ये कुछ इतना है आपका रिलेशन। कैसे आया सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी देखिए फॉर्मूला के टर्म्स में इतना होगा, डेफिनेशन के टर्म्स में इतना होगा, और मैक्सिमम कब होगा जी, तब ये जो कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। फिर मैकेनिकल इफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी, ओवरऑल इफिशिएंसी, ये सारा डेफिनेशन के टर्म्स में, और फिर मतलब फॉर्मूला के टर्म्स में ऐसा दिया हुआ है। ये एच नहीं है, बेसिकली ये ईटा है। यहाँ पे जिसमें हम लिखे हैं उसमें ऐसा कुछ सिंबॉलिक था नहीं, इसलिए हम दे दिए हैं जी, समझ लीजिएगा, आप लोग समझदार हैं। नाउ वर्क डन बाय द वाटर ऑन रनर पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर, कुछ ऐसा है फॉर्मूला इसका, डिस्कस करेंगे। सारे चीज़ों को घबराइएगा बिल्कुल नहीं। डिज़ाइन एस्पेक्ट में बेसिकली तीन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, तीन नहीं एक चौथा भी पॉइंट आता है, जो कि पेरिफेरल वेलोसिटी है, जिसको कि यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज़ नथिंग बट पाई डी एन बाई 60। यहाँ से डी डायमीटर है रनर का, उसको हम लोग निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। इसको भी कुछ ऐसा हम लोग गोल गोल बना के ऐड कर लेते हैं, ताकि आप लोग को लगे कि हाँ ये भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये एक शीट में आप लोग को, ये एक पेज में ही ये कंप्लीट आ जाएगा, और ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे कवर किया गया है न्यूमेरिकल पार्ट का। थ्योरेटिकल पार्ट में बहुत ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, लेकिन जो पूछा जाएगा उसको भी पार्ट को कोशिश किए हैं हम कि इसमें कवर कर दे। बाय द वे, ये फिर से बोल रहे हैं कि कोई गारंटी नहीं है कि इतना पढ़ के जाइएगा तो सारा का सारा इसी में से आ ही जाए आपका, लेकिन मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये चीज़ अगर आप रिवाइज करते हैं, आपके दिमाग में रहेगा, तो मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसके बाहर का कुछ आता ही नहीं है। और अगर आ गया गलती से, तो फिर तो भाई आपका पहले का कर्म बताएगा, कोई पाप नहीं किए होंगे तो डेफिनेटली पास कर ही जाइएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। खैर एनीवे, मजाक कर रहे थे, कोई बात नहीं, आप लोग का पढ़ा हुआ चीज़ आगे आएगा। और अगर कुछ आपके आपका पॉइंट अगर लगा कि आपको इम्पॉर्टेंट है ड्यूरिंग सॉल्यूशन, तो आप यहाँ पे ऐसे ऐसे नोट्स बना के लिख सकते हैं पॉइंट वाइज। लेकिन मेन बात ये क्या है बनाने के पीछे का, कि एक ही पेज में सारा चीज़ आपका रहे, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है जी। ठीक है, ताकि रिवीजन के दरमियान वो आसानी से आप रिवाइज कर पाइए, यही इसका पर्पस है और कुछ नहीं। ठीक, तो चलिए अब शॉर्ट में देखते हैं कि पेल्टन व्हील टरबाइन है क्या। तो अगेन वही चीज़ सेम यहाँ पे रिपीट हुआ है कि जो आपका एनर्जी है बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है आपका किस में, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, और जो प्रेशर एनर्जी है वही चीज़ रिपीट किया हुआ डबल लाइन में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब पेल्टन व्हील का नाम किस पे पड़ा था, जो साइंटिस्ट का नाम था एलन पेल्टन, उनके नाम पे पड़ा था, कैलिफोर्निया यूएस के रहने वाले थे। इम्पल्सिव टरबाइन का एक टाइप है। ठीक है, और ये कब इस्तेमाल किया जाता है, तो उस समय इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मोस्ट इफिशियंट कब होता है जी, ऑपरेटेड मोस्ट इफिशियंटली विथ लार्ज हेड। ठीक है, जहाँ पे हेड आपका ज़्यादा हो और फ्लो यानी कि फ्लो रेट आपका कम हो, वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन है, वो पहले भी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं जी। फोटो रिप्रेजेंटेटिव पर्पस से दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये आपका रनर का पार्ट हो गया, ये आपका ब्लेड, इस पे ये वाटर स्ट्राइक करता है अकॉर्डिंगली,
मोमेंटम ट्रांसफ़र के द्वारा ये पूरा का पूरा चीज़ रोटेट होता है। ठीक है, आशा करते हैं ये सारा चीज़ जो बोल रहे हैं वो आपके लिए एलियन टर्म ना लगे, पढ़े होंगे कुछ आप लोग तो समझ में आएगा आप लोगों को। ये बेसिकली मोमेंटम ट्रांसफ़र के द्वारा ये सारा का सारा चीज़ क्रिएट होता है आपका। ओके, अब ये काम कैसे करता है प्रैक्टिकली, तो देखिए भाई इतना सारा चीज़ लिखा हुआ है, सबका अलग अलग मीनिंग है, कुल मिला के बात यही है कि ये केसिंग होता है। ये भी देखिए बाहरी एक केसिंग है, इसके अंदर वाटर फ्लो होता है इस नोजल के द्वारा, ये वाला बड़ा वाला पार्ट देखिए। इसके अंदर एक स्पीयर होता है जिसको भाला टाइप का स्ट्रक्चर, हिंदी में भाला ही कहते हैं उसको हम लोग। ये बेसिकली इसलिए किया जाता है कि इसको आगे कीजिएगा तो ये एरिया कम हो जाएगा, तो फ्लो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। और अगर इसको पूरा बैक साइड कीजिएगा तो वाटर का फ्लो ज़्यादा हो जाता है। ये वाटर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली किया जाता है, ताकि यहाँ से वाटर का जो फ्लो हो अकॉर्डिंगली निकले आपका। ठीक है, अब ये पानी यहाँ से गया, ये पेनस्टॉक से आता है। पेनस्टॉक समझते हैं, जहाँ से पाइप कनेक्टिविटी रहता है पूरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम वगैरह से जो मेन से कनेक्ट होकर पानी आता है किसी पैसेज से, उसको पेनस्टॉक कहें। ये पेनस्टॉक कनेक्टेड होता है नोजल के साथ, और ये जो व्हील ये जो रोटेट करके इसको आगे पीछे स्पीयर को हम लोग करते हैं ताकि फ्लो को कंट्रोल कर पाएँ। पानी यहाँ से निकला, इसके रनर पे ये जो पर्टिकुलर ब्लेड्स होता है इस पर टकराया, और ड्यू टू मोमेंटम ट्रांसफ़र यहाँ से यहाँ का आपका एनर्जी पहले ही बताए थे, ये प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी यहाँ से गया, अब इसको पूरी तरह से मोमेंटम ट्रांसफ़र हुआ, जिसके चलते ये रोटेशन क्रिएट हुआ। अब ये जो रोटेशन क्रिएट होता है तो इसके बीच में जो शाफ्ट लगा हुआ है जी, ठीक है, पानी अपना जो सारा का सारा एनर्जी दे दिया काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इसको, और पोटेंशियल एनर्जी के भी फॉर्म में, चूँकि ऊपर से जो आता है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम से जो पानी फ्लो किया वो पोटेंशियल एनर्जी फिर कन्वर्ट हुआ काइनेटिक में, यानी प्रेशर के फॉर्म में, प्रेशर फिर फाइनली यहाँ पे काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ, और फाइनली ये चीज़ को रोटेट कराता है। रोटेशन के चलते यहाँ पे कौन सा एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि शाफ्ट रोटेट हो रहा है, और ये शाफ्ट फाइनली कपल्ड होता है जनरेटिंग सिस्टम से, जो कि फाइनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ये देखिए यही वाला, इसी के बारे में बात कर रहे थे, ये आपका शाफ्ट है आपका। ठीक है, पानी इस पर टकराता है और अकॉर्डिंगली ये रोटेट करता है, तो ये भी आपका रोटेट किया, यानी मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस किया, मैकेनिकल एनर्जी फाइनली ये आपका कपल्ड होता है जनरेटिंग पार्ट से, जहाँ से आपका पानी यानी सॉरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। यहाँ वही सारा चीज़ लिखा हुआ है जी। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे इसका। बाय द वे ये जो ब्लेड, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना कप वाला, वो बेसिकली दो पार्ट में बटा हुआ रहता है, ऐसा देखिए ऐसा, और बीच में ये एक इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है, जैसे पानी यहाँ से टकराया, पानी टकराया तो दो पार्ट में बढ़ गया ताकि फ्लो को रेगुलेट कर पाए। इसका यही काम होता है बेसिकली, ठीक है ना, कि ये बैलेंस कर पाए व्हील के मोशन को, इसीलिए ये दो हाफ में ऐसा बटा हुआ रहता है। बाद में हम लोग देखेंगे ये मैक्सिमम कब इसका इफिशियंसी होता है, जब जेट वेलोसिटी हो जाता है ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ बकेट के वेलोसिटी का, तब होता है, तब इसको हम लोग बेसिकली इसके इफिशियंसी को हम लोग मतलब मानते हैं कि ये बढ़ा हुआ है। ये पूरा एक केसिंग होता है, एक चीज़ और, ये बाहर का केसिंग होता है ताकि पानी बाहर से अंदर में ही रहे पानी, और यहाँ से पानी निकल जाता है बेसिकली, बाहर छिटके ना आपका, इसीलिए केसिंग को हम लोग डालते हैं, इसका और कोई खास पर्पस है नहीं। ठीक है, अब आगे काम वाला चीज़ पे बढ़ते हैं जी। अब ये देखिए यहाँ पे जैसा आप लोग चीज़ देख पा रहे होंगे, वेलोसिटी ट्रायंगल है आपके सामने। ठीक है, अब वेलोसिटी ट्रायंगल, एक सेकंड, ये कहाँ से आया, इसको थोड़ा कोशिश करते हैं इसको इरेज करने की। अच्छा एनीवे, ये पहले का ही कुछ स्लाइड में हम पढ़ा रहे होंगे उस समय का लिखा हुआ है, इसको थोड़ी देर के लिए ओमिट कीजिएगा, ध्यान मत दीजिएगा इसको। एनीवे, सो हमारे पास ये एक आपका वेलोसिटी ट्रायंगल है जी। ये वही स्ट्रक्चर है, कप टाइप का स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिए। यहाँ से नोजल से आपका पानी आता है और ये फ्लो करता है आपका, उसका वेलोसिटी क्या होता है, तो v1 को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ध्यान रखिए, v1 इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ओके, VW1 को हम लोग व्हीडलिंग वेलोसिटी कहें, VW1 इज इक्वल्स टू व्हीडलिंग वेलोसिटी, दैट मीन्स ये बेसिकली एक कंपोनेंट होता है V1 के ही पार्ट का, लेकिन यहाँ पे चूंकि पूरा आपका ये इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल नहीं ड्रॉ है, लेकिन एनीवे हम इसको लिखते हैं व्हीडलिंग वेलोसिटी या व्हील्ड वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद अच्छा 1 to 1 मिनट 1 to इसको हटा देते हैं क्योंकि जनरलाइज कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए आप लोगों को। ये 1 to सेकेंड,
ये पूरा स्टॉक क्लियर होगा क्या? अरे ये तो पूरा ही क्लियर हो गया। ओके, सो फिर से लिखते हैं V1 इज इक्वल्स टू 1, फिर नहीं, अरे यार फिर से 1 आ गया। हाँ, तो V1 इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वेलोसिटी। अब ध्यान रखिएगा 1 का मतलब है इनलेट, और 2 अगर सफिक्स में यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आउटलेट। तो ध्यान रखिएगा भाई, तो V हो गया एब्सोल्यूट वेलोसिटी, VW इज इक्वल्स टू व्हील वेलोसिटी, व्हील कहते हैं, व्हील कहते हैं। अब ध्यान आप लोग समझ लीजिएगा आप लोग क्या कहते हैं। बेसिकली इसको व्हील प्रोनाउंस होता है, WHIRL, व्हील वेलोसिटी। अब VF को हम लोग बेसिकली फ्लो वेलोसिटी कहते हैं। अगर यहाँ पे 1 डाल देंगे VF1, इसका मतलब फ्लो वेलोसिटी एट इनलेट हो जाएगा। 2 डाल देंगे तो फ्लो वेलोसिटी एट आउटलेट हो जाएगा। अब कौन सा बचा जी? तो U बचा। U को हम लोग बेसिकली पेरीफेरल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है, पेरीफेरल वेलोसिटी, जिससे कि ये पर्टिकुलर चीज़ें रोटेट करती हैं। तो पेरीफेरल वेलोसिटी 1 कर देंगे तो इनलेट पे, 2 कर देंगे तो आउटलेट पे। बाय द वे दोनों बराबर ही होता है, 1 और 2 ये दोनों बराबर होता है। ओके, अब आपके पास बचा अल्फा, थीटा वगैरह वगैरह वगैरह। तो अल्फा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ जेट एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वैन। इसको गाइडेड एंगल भी कहते हैं हम लोग शॉर्ट में, गाइड एंगल। ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक नोटेशन दे रहे हैं जिसमें कि क्वेश्चन वगैरह लिखा रहता है, तो ध्यान से समझ पाइएगा। थीटा क्या होता है? थीटा होता है एंगल बाय द रिलेटिव वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट द इनलेट, जिसको कि हम लोग वैन एंगल एट इनलेट भी कहते हैं हम लोग, वैन एंगल। आप लोग हमारा पहले का एक वीडियो देख लीजिएगा, वो बेसिकली इम्पैक्ट ऑफ जेट पे है, जहाँ बहुत डिटेल से इसको समझाया गया है अलग अलग कंपोनेंट्स को, इसलिए उतने डिटेल में हम अभी जा नहीं रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, और अगर दिक्कत हो तो आप लोग एक बार बताइएगा हमको, तो नहीं होगा तो फिर से उसको हम लोग रिपीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अल्फा थीटा ये हो गया। अब रहा बात आपका आउटलेट वाले पार्ट पे, तो यहाँ आता है एक फाई एंगल। तो फाई एंगल को हम लोग वैन एंगल एट आउटलेट का कह सकते हैं ना, वैन, इसको इनलेट लिख देते हैं, और ये हो गया आउटलेट। ओके, अब बीटा का कहानी बहुत अलग अलग है जी, इसमें ध्यान रखिएगा। हम लोग बात बीच बीच में इस पे चर्चा करेंगे थोड़ा डिटेल में। ये बेसिकली एंगल मेड बाय द वेलोसिटी v2 एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वैन एट आउटलेट है। देख लीजिए, ये अभी क्या हो गया? एंगल मेड बिटवीन द वेलोसिटी v2 यानी एब्सोल्यूट वेलोसिटी आउटलेट का है, और दूसरा है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वैन एट आउटलेट, ठीक है, इसके बीच का, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का ये एंगल है। ध्यान रखिएगा, नाम बहुत सारा यूज़ कर देता है जी, लेकिन जनरली हम लोग अल्फा, थीटा, फाई और बीटा के टर्म्स में ही इसको हम लोग जानते हैं। चलिए अब जरा डिस्कशन करते हैं बारी बारी से इसको। नाउ ये जो हो गया ये पूरा एंगल, ये लाइन को एक्सटेंड करके आप देख रहे हैं ना, ये फाई है, ये भी फाई है, और ये जो बचा हुआ एंगल है जनरली इसको हम लोग एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कहते हैं। तो कभी कभी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के टर्म्स में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, तो ध्यान रखिएगा उसको कैसे निकालते हैं। ये बेसिकली 180 डिग्री ये पूरा हो गया, तो 180 यानी हम लोग लिखेंगे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन प्लस फाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। और उसके बेसिस पर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो अब इनलेट को थोड़ा सा, इनलेट ये वाला ट्रायंगल हो गया, आउटलेट ये वाला ट्रायंगल हो गया। ये खास तौर से पेल्टन टरबाइन के लिए ही है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इनलेट पोर्शन में हम लोग क्या देखते हैं? तो देखते हैं कि यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे एक बात और समझिए, यहाँ अल्फा इज इक्वल्स टू 0 है, और आपका थीटा इज इक्वल्स टू भी 0 होता है। ये सिर्फ स्पेशल केस होता है पेल्टन टरबाइन के लिए, ठीक है। और अगर ये दोनों 0 हुआ वेलोसिटी, इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल में, तो सीन कुछ अलग हो जाता है जी, कुछ ऐसा हो जाएगा। एब्सोल्यूट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू विंडिंग वेलोसिटी एट इनलेट, और पेरिफेरल वेलोसिटी प्लस आपका जो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, अच्छा हाँ, आर का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी होता है जी, वी आर इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी। ये 1 रखेंगे तो इनलेट और 2 रखेंगे तो आउटलेट। तो ये बेसिकली पेरिफेरल वेलोसिटी प्लस रिलेटिव वेलोसिटी
इज इक्वल्स टू V1 फिर VW1। देखिए जोड़ घटाव यहाँ कर रहे हैं, आप समझिएगा जरा। अब मान लीजिए कि सीधा सा हम हिसाब किताब लगाते हैं जी, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इतना हम लोग को मतलब दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है जो लिखा जाता है। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं V1 किसके बराबर है जी, V1 बराबर है आपका VW1 के, ठीक है। और ये दोनों V1 और VW1 किसके बराबर है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना U1 प्लस VR1। तो लिखें यहाँ U1 प्लस VR1, ओके। अब आपकी मर्जी, आप चाहें तो यहाँ से VR1 निकाल लें। अब VR1 किसके टर्म्स में आपको निकालना है, तो मान लीजिए V1 के टर्म्स में निकालना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, V1 माइनस U1। और देखिए पहले ही बताए हैं U1 और U2, और U इज इक्वल टू सेम होता है पेरिफेरल वेलोसिटी। क्यों एक होता है जी, इसलिए एक होता है यहाँ पे क्योंकि ये आपका दो रेडियस यानी रेडियल फ्लो टर्बाइन जब हम लोग पढ़ेंगे ना, यानी खासतौर से रिएक्शन टर्बाइन में, उसमें देखिएगा दो अलग अलग रेडियस पे होता है आपका एंगल का ये पार्ट, ऐसा और ऐसा वाला। तो सेंटर लाइन से यहाँ का डिस्टेंस हो सकता है R1 हो और यहाँ का डिस्टेंस हो सकता है R2 होता है। तो उस केस में U का वैल्यू क्या हो जाता है, ओमेगा इंटू R से डिफाइन होता है। तो इनलेट के लिए यहाँ पे ये U1 होगा, ओमेगा तो सेम रहता है लेकिन रेडियस अलग है, तो इसलिए ये चेंज हो जाता है आपका U1 और ये U2। लेकिन चूंकि यहाँ पे रेडियस हम लोग सिमिलर मान के चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पूरे ही व्हील, ये जो कंप्लीट व्हील है उसी पे ये माउंटेड है पूरा का पूरा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर ही नहीं है जो पूरी तरीके से रोटेट करेगा आपका। इसलिए हम लोग रेडियस R ही मानते हैं पूरे का, इसलिए U1 U2 ऐसा कुछ करके अलग अलग चीज़ नहीं होता है, इसलिए हम लोग U1 और U2 को U ही मानते हैं। तो हमारे पास हो गया VR1 इज इक्वल्स टू V1 माइनस U। सो ये हमारा एक रिलेशन आ गया। देखिए भाई यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है आपका, ठीक है। आउटलेट में चलते हैं, आउटलेट वाले ट्रायंगल में तो तरह तरह का चीज़ है यहाँ पे। अब जैसे कभी कभी क्या करता है कि एक वेलोसिटी रेशियो के नाम पे एक दे देता है कि VR2 बाई VR1 को हम लोग K बोलेंगे, और K का यूजुअल वैल्यू 1 होता है जी। कब होता है, जब व्हेन देयर इज अ नो फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो इसका वैल्यू 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया इतना बराबर इतना, यानी कि VR1 इज इक्वल्स टू VR2, ऐसा हम लोग मानते हैं नो फ्रिक्शन के टर्म में। मानते क्या है, इतना ही लेके ही चलते हैं हम लोग, प्रॉब्लम ऐसे ही बनता है। और अगर K का वैल्यू कुछ दे दिया फ्रिक्शन फैक्टर के टर्म्स या वेलोसिटी रेशियो के टर्म्स में, तो आप लोग उसका K का वैल्यू उतना रख के उसको सॉल्व कर दीजिएगा। अब रहा बात VW2 निकालने का जी। देखिए तो यहाँ पे VW2 अब R2 के टर्म में कैसे निकालेंगे हम, देखिए तो इसका जो कंपोनेंट होगा, अगर कॉस कंपोनेंट आप निकालिएगा तो क्या कितने का बराबर होगा, देखिए कॉस फाई अगर हम लोग निकालते हैं तो कॉस फाई अगर निकालेंगे तो ये पूरा हो जाएगा B/H होता है, तो B/H होता है, यानी कितने के बराबर होगा, तो ये हो गया U2, B यानी बेस ये वाला पूरा टर्म हो गया, U2 प्लस VW2 और H मैंने हाइपोटेन्यूज यानी ये वाला टर्म, यानी VR2 आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप जो भी निकालना है भाई निकाल लीजिए आप, ठीक है। अगर आपको R2 का वैल्यू निकालना है वो निकाल सकते हैं, U2 निकालना है वो, मतलब कंडीशन यही है इसमें कि आपके पास दो में से ये कंप्लीटली टोटल कितना वेरिएबल है, 1 2 3 4 में से आपको 3 पता होना चाहिए, ठीक है।